एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखिए, DSSB पीआरटी वाले बच्चों के एग्जाम्स की डेट आ गई है। पीवाईक्यूज की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। 3-4 पेपर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 300-400 9-10 लेक्चर्स में मैं कवर करवा चुकी हूँ। उससे पहले 150 वीडियोज मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। DSSB पीआरटी के लिए जो मेन टॉपिक्स है वो सारे आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम एनआईओएस का सिलेबस भी करवा दीजिएगा, तो वो सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कि साथ साथ एनआईओएस की वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि वहां से जो चीजें आएंगी वो भी आप क्लियरली कर सकते हैं। तो आपका बहुत ही बड़ा पैकेज आप लोगों के लिए है। DSSB पीआरटी की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिए, उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में एक टॉपिक, चाहे वो माइक्रो टीचिंग का हो, चाहे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो, चाहे मोटिवेशन लर्निंग, ठीक है, डेवलपमेंट की वीडियोस हो, मतलब हर एक टॉपिक, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन एनआईओएस का मटेरियल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ये आप लोगों की डिमांड पर मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो जो आपका कोर्स है 501, ठीक है, ये एनआईओएस बेस यानी कि डीएलएड का, एनआईओएस का जो डीएलएड का मटेरियल है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें आप लोगों के 10 कोर्स है। कोर्स 501 से लेके 510 तक है। हर एक में कुछ ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ये पहला ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया है। 2 यूनिट में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज की इस वीडियो में एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो बहुत ही सीक्वेंस में सारी चीजें आपको एक कहानी के रूप में समझ आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मिशन पर बात करने वाले हैं जिसका लक्ष्य बहुत सीधा सा है कि भारत का हर बच्चा स्कूल में हो। इसे अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कहें तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या यूईई कहते हैं, पर इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, खासकर उनके लिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ मतलब साक्षरता का आंकड़ा बढ़ाने की बात नहीं है। ये असल में हमारे संविधान की जो आत्मा है, न्याय और समानता का वादा, उसको हर बच्चे की क्लासरूम तक पहुंचाने की एक कोशिश है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी मिशन की पूरी कहानी बताते हैं कि ये विचार कहां से आया, इसे एक अधिकार बनाने का सफर कैसा रहा, और फिर इसे जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट जैसा शक्तिशाली कानून कैसे बना। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और हम सिर्फ नियमों को नहीं जानेंगे, बल्कि उनके पीछे की जो सोच है उसको भी समझेंगे कि कोई नियम क्यों बनाया गया और वो किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इतना है कि सबके लिए स्कूल के दरवाजे खुले हों? ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि 6 से 14 साल की उम्र का हर एक बच्चा, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, परिवार की आर्थिक हालत कुछ भी हो, उसे कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। यहाँ 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: हर बच्चा, अनिवार्य और बिना भेदभाव। ये समावेशी शिक्षा का एक तरह से मूल मंत्र है। सुनने में ये लक्ष्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश में इसे हासिल करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। कौन सी वो सबसे बड़ी चट्टानें हैं जो इस रास्ते में आती हैं? आपने सही कहा, चुनौतियां बहुत हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक पिरामिड की तरह। इस पिरामिड की नींव में है गरीबी और हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। जब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो, तो अक्सर बच्चों को स्कूल की जगह खेतों या काम पर भेज दिया जाता है। और इस पर जनसंख्या का दबाव भी तो होगा। जितने ज्यादा बच्चे उतने ही कम संसाधन। बिल्कुल, जनसंख्या विस्फोट संसाधनों पर बहुत भारी दबाव डालता है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी चुनौती है: जागरूकता की कमी। कई दूर दराज के इलाकों में माता पिता आज भी नहीं समझते कि शिक्षा उनके बच्चे का भविष्य कैसे बदल सकती है। नतीजा होता है ड्रॉप आउट, यानी बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, या ठहराव, मतलब एक ही क्लास में बार बार फेल होते रहते हैं। और इस पिरामिड के शिखर पर क्या है? शिखर पर है वो सामाजिक चुनौती जिससे हम सालों से लड़ रहे हैं: लैंगिक भेदभाव। आज भी कई परिवारों में लड़के की पढ़ाई को लड़की की पढ़ाई से ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो ये आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत बाधाएं मिलकर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती हैं। तो इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था? क्या शिक्षा हमेशा से एक अधिकार थी?
नहीं, और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था। इसका मतलब ये था कि सरकार से उम्मीद की जाती थी कि वो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रयास करेगी। अच्छा, तो ये एक सलाह थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। बिल्कुल नहीं थी। तो फिर ये एक सुझाव से सीधे मौलिक अधिकार कैसे बन गया? ये बदलाव तो बहुत बड़ा रहा होगा। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था जो सालों के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बाद आया। साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने सब कुछ बदल दिया। इस संशोधन ने शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों की सूची से निकालकर सीधे मौलिक अधिकारों के अध्याय में डाल दिया। और यहीं से अनुच्छेद 21A का जन्म हुआ। जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कोई नागरिक सरकार को अदालत में ले जा सकता है अगर उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती। क्या अनुच्छेद 21A ने वाकई इतनी शक्ति दी? आपने बिल्कुल सही समझा। अनुच्छेद 21A ने शिक्षा को जीवन के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण बना दिया। ये साफ कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है और इसे देना राज्य की जिम्मेदारी है। अब ये कोई विकल्प या प्रयास नहीं, बल्कि एक कानूनी कर्तव्य है। ये तो बच्चे के अधिकार की बात हुई। क्या इसमें माता पिता की भी कोई भूमिका तय की गई? हाँ, और ये बहुत जरूरी था। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा। अब हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो एक तरफ राज्य का कर्तव्य और बच्चे का अधिकार है, तो दूसरी तरफ माता पिता का कर्तव्य भी। ये एक त्रिकोण है जो इस पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाता है। तो अनुच्छेद 21A ने क्या करना है ये तो बता दिया, लेकिन कैसे करना है? इसके लिए ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट लाया गया होगा। एकदम सही। RTE एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, वो अनुच्छेद 21A का हाउ टू मैनुअल है। ये वो कानून है जो बताता है कि इस अधिकार को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। और इसका सबसे पहला और बड़ा प्रावधान है पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ मुफ्त शब्द को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। क्या इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होने? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। कानून कहता है कि कोई भी ऐसी फीस या खर्च जो बच्चे को स्कूल आने से रोक सकता है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस तो है ही, साथ में यूनिफॉर्म, किताबें, मिड डे मील, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें भी शामिल हैं। सोच यह है कि गरीबी शिक्षा के रास्ते में दीवार न बने। अच्छा, एक और बहुत ही दिलचस्प बात है इसमें, आयु के अनुसार प्रवेश वाली। मतलब अगर कोई बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया हो तो? हाँ, ये प्रावधान बहुत क्रांतिकारी है। अगर कोई 10 साल का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो उसे पहली क्लास में नहीं, बल्कि उसकी उम्र के हिसाब से चौथी या 5वीं क्लास में सीधे दाखिला दिया जाएगा। अरे, ये तो कमाल की बात है। मतलब बच्चे का 1 साल भी बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल, और उसे बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो एक बार बच्चा सिस्टम में आ गया, लेकिन दाखिले की प्रक्रिया ही अपने आप में एक बाधा हो सकती है। कागजात, इंटरव्यू, सही समय पर अप्लाई करना। क्या कानून इन मुश्किलों को भी दूर करता है? हाँ, कानून ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल का दरवाजा किसी भी बच्चे के लिए बंद ना हो। इसके लिए 4 बहुत मजबूत नियम है। पहला, जन्म प्रमाण पत्र या कोई और दस्तावेज न होने पर भी दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता। और दूसरा है, कोई स्क्रीनिंग नहीं। इसका मतलब है कि दाखिले के लिए बच्चे या उसके माता पिता का कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। अच्छा। सोचिए, इससे पहले एक 5 साल के बच्चे को एडमिशन के लिए इंटरव्यू देना पड़ता था। ये कानून उस दबाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। और अगर किसी का परिवार एक शहर से दूसरे शहर चला जाए, क्या बच्चे की पढ़ाई ब्यूरोक्रेटिक चक्कर में फंस जाएगी? नहीं, यहीं पर स्थानांतरण का अधिकार काम आता है। स्कूल को तुरंत बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC देना होगा, बिना किसी आनाकानी के। और चौथा नियम है वर्ष भर प्रवेश, यानी अगर एडमिशन की तारीख निकल भी गई है तब भी बच्चे को स्कूल में दाखिला देना होगा। इन चारों नियमों का मकसद एक ही है, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। ये सारे प्रावधान तो बच्चे को स्कूल के अंदर लाने के लिए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर का माहौल कैसा हो, ये भी तो उतना ही जरूरी है। क्या कानून इस बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल, RTE सिर्फ दाखिले का कानून नहीं है, ये बच्चे के सम्मान और सुरक्षा का भी कानून है।
इसके तहत 3 बड़े सुरक्षा कवच दिए गए हैं। पहला है शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर पूरी तरह रोक। किसी भी बच्चे को मारना या उसे डराना धमकाना अब एक दंडनीय अपराध है। और दूसरा है भय, आघात और चिंता से मुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना तभी हो सकता है जब बच्चा स्कूल में खुश और सुरक्षित महसूस करे। डर के माहौल में सिर्फ रट्टा लगाया जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। और तीसरा प्रावधान जिस पे सबसे ज्यादा बहस भी होती है वो है नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। जी, इसका मतलब है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को न तो क्लास में रोका जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। लेकिन इस पर तो काफी बहस भी हुई थी। कई शिक्षकों और आलोचकों का तर्क था कि इससे बच्चे और शिक्षक दोनों में सीखने सिखाने की गंभीरता कम होती है। इस चिंता का कोई समाधान था इस कानून में? ये एक बहुत जायज चिंता थी। देखिए, नो डिटेंशन का मतलब नो असेसमेंट नहीं था। इसका असल मकसद था बच्चों को फेल के ठप्पे से बचाना, जो अक्सर उन्हें हमेशा के लिए स्कूल से दूर कर देता है। इसके साथ ही CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था लाई गई। CCE, इसे थोड़ा और समझाएंगी? CCE का मतलब है कि बच्चे का आकलन सिर्फ साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा से नहीं, बल्कि साल भर उसकी हर गतिविधि से किया जाएगा। इसमें अकादमिक विषयों के साथ साथ खेल कूद, कला, व्यवहार और दूसरी प्रतिभाओं को भी परखा जाता है। अच्छा। यह बच्चे को पास या फेल में बांटने की जगह उसकी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने पर जोर देता है। हालांकि इसे लागू करने में चुनौतियां आईं, लेकिन इसके पीछे की सोच बच्चे को समग्र रूप से देखने की थी। यानी फोकस रटने से हटकर असल में सीखने और बच्चे के सर्वांगीण विकास पर चला गया। अब इस पूरी व्यवस्था को चलाने में शिक्षकों के अलावा और कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत बॉडी बनाई गई है, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जी, हर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में इसका होना अनिवार्य है। यह स्कूल और समुदाय के बीच एक पुल का काम करती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि समुदाय की सीधी भागीदारी होगी, लेकिन क्या असली में ऐसा होता है? क्या SMC सिर्फ कागजों पर बनी एक समिति रह जाती है या उसके पास सच में कोई अधिकार होता है? कानून ने इसे काफी अधिकार दिए हैं। इसकी संरचना ही इसकी ताकत है। SMC में 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। 75%? हाँ, और उनमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। इसका काम है स्कूल के कामकाज पर नजर रखना, सरकारी ग्रांट का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं ये देखना, और सबसे जरूरी स्कूल के लिए विद्यालय विकास योजना बनाना। अगर SMC सक्रिय हो तो वो स्कूल की तस्वीर बदल सकती है। तो ये पूरी एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, लेकिन इसे चलाने के लिए पैसा और ढांचा कहां से आएगा? सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? सरकार की जिम्मेदारियां साफ तौर पर तय हैं। पहला, उसे ये सुनिश्चित करना है कि कक्षा 1 से 5 के लिए हर 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 के लिए हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल हो। दूसरा, इसका सारा वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। और तीसरा, स्थानीय प्रशासन को अपने इलाके के 14 साल तक के हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि कोई भी बच्चा सिस्टम की नजरों से ओझल न हो। और अगर ये सब ना हो, अगर किसी बच्चे को दाखिला ना मिले या स्कूल में उसका अधिकार का हनन हो, तो वो या उसके माता पिता कहाँ जाएंगे? इसके लिए एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली है। शिकायत की शुरुआत स्थानीय प्राधिकरण से होती है। अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो मामला राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी SCPCR के पास जाता है। और सबसे ऊंचा स्तर? सबसे ऊंचा स्तर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का। ये आयोग इस कानून के प्रहरी हैं। चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समेटते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, गरीबी, दस्तावेजों की कमी या फीस की बाधा अब किसी बच्चे को स्कूल से दूर नहीं रख सकती। सही बात है। तीसरा, इस कानून को जमीन पर लागू करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक और एक सक्रिय SMC हैं। और चौथा, इस सब का अंतिम लक्ष्य सिर्फ 100% दाखला नहीं, बल्कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास और एक भयमुक्त सीखने वाला माहौल तैयार करना है। जी, यह कानून सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है,
यह एक दर्शन है। ये मानता है कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, बस उसे सही मौका और माहौल देने की जरूरत है। आज हमने देखा कि शिक्षा का अधिकार कैसे एक सपने से हकीकत बना। ये एक पूरी व्यवस्था है जो हर बच्चे को स्कूल की दहलीज तक लाने और उसे एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सीखने का माहौल देने का वादा करती है। स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। आरटी इसी हथियार को हर बच्चे के हाथ में देने का एक ईमानदार प्रयास है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो हमारे सुनने वालों के लिए है। कानून और नीतियां अपनी जगह हैं, पर जमीनी स्तर पर 100% साक्षरता और हर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।